नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं स्वदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और ये है अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। ये जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी माध्यम में तैयारी कराते हैं यूपीएससी के लिए। आप अनअकैडमी से जुड़ेंगे, आपको पता ही है कि ये भारत का सबसे लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा। आप प्ले स्टोर पे जा करके, गूगल प्ले स्टोर पे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल में और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये हूँ मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार। मेरे बारे में, मेरे एक्सपीरियंसेज वगैरह, ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। आप इन दोनों को फॉलो कर लेंगे। 100 से भी ज़्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं यहाँ पे अनअकैडमी पे, जो आपको आपके हर कदम पे यूपीएससी की तैयारी में आपकी मदद करेंगे। ये अपकमिंग कोर्सेज हैं जो अनअकैडमी में शुरू होते हैं हर महीने। दो तरीके का सब्सक्रिप्शन प्लान है, एक है प्लस, एक है आइकॉनिक। प्लस जो होता है वो कंप्लीट अनअकैडमी का रेगुलर कोर्स है यूपीएससी के लिए। इसमें जीएस प्रीलिम्स, जीएस मेंस, ऑप्शनल पेपर, एसए और टेस्ट सीरीज, एक कंप्लीट कोर्स की तैयारी होगी। इसके लिए आपको प्लस पे डेली लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। इसका जो 12 महीने का चार्ज है यानी 1 ईयर का, वो है आपका 49,500। लेकिन अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोड है स्वदीप, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। फीस होगी 44,550 24 महीने के लिए। यानी अगर आप 2 साल का प्लान कर रहे हैं, 2 ईयर का, 72,000 रुपये। कोड के इस्तेमाल के बाद 64,800 रुपये, ये सारी चीजें। दूसरा आइकॉनिक। आइकॉनिक में ये प्लस वाली ये चारों चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि कंप्लीट रेगुलर क्लासेज होती हैं इसमें। इसके अलावा कुछ एडिशनल फीचर हैं, जिससे आपको एक पर्सनल कोच मिलेंगे जो पर्सनली आपकी तैयारी पे केवल ध्यान देंगे। डेली मेंस को क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे। पूरे स्टडी प्लान के साथ आपकी तैयारी होगी और पर्सनल फीडबैक भी आपको इसमें दिया जाएगा। इसका जो 12 महीने का चार्ज है वो है 69,500। लेकिन अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, 10% डिस्काउंट, 62,550। वहीं अगर 24 महीने यानी अगर आप 2 साल का प्लान ले लेते हैं, 1,07,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 96,300। इसके अलावा अब आप केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी अलग से यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 1 साल के लिए ऑप्शनल का फीस है यहाँ पे 27,500। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट, 24,750। वहीं अगर 2 साल के लिए ले लेते हैं, अगर 2 ईयर का प्लान, तो ये है 40,000। कोड के इस्तेमाल के बाद 36,000। अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में मैंने आपको बताया ही है कि ये आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट सीरीज है ऑल ओवर इंडिया। इसमें आप लोगों की रैंकिंग आएगी, ठीक है। 2021 में जो लोग प्री एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी के ऐप पे जाना है। ऐप पे जा करके यूपीएससी सीएससी का जो सेक्शन है यहाँ पे जाएंगे, यहीं पे आपको मिलेगा अनअकैडमी कॉम्बैट। यहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जो लोग कर चुके हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो लोग नहीं किए हैं, जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पे आपको कोड मांगेगा। कोड आप डाल देंगे स्वदीप, SWADEEP। तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे फ्री में हो जाएगा और ये आप सबके लिए फ्री है। ये इसका एक टेस्ट हो चुका है 6 दिसंबर को, अगला होगा 20 दिसंबर को, यानी इस आने वाले संडे को। समय है सुबह 11 बजे, ठीक है। जरूर ध्यान में रखेंगे। ये 45 मिनट का सेशन होगा, 60 क्वेश्चन आएंगे और टोटल 13 टेस्ट होंगे। पहला टेस्ट हो चुका है 6 दिसंबर 2020 को, सुबह 11 बजे। दूसरा होगा 20 दिसंबर को सुबह 11 बजे, ठीक है। 13 क्वेश्चन अल्टरनेटिव संडे को होगा, हर संडे को होगा लेकिन अल्टरनेटिव 14 दिन पे। इसमें जो फर्स्ट प्राइज, जो फर्स्ट रैंक पे आएंगे रैंकर्स, फर्स्ट रैंक वाले को एप्पल मैकबुक एयर, सेकंड रैंक वाले को एप्पल का आईपैड मिनी, थर्ड रैंक वाले को एप्पल एयरपोर्ट, और जो टॉप 100 रैंकर्स उनको 1,000 रुपए का अमेजन का वाउचर भी दिया जाएगा, ठीक है। ये इनाम भी है और इसके साथ साथ आपको सीखने को, जानने को, समझने को और एक बेहतरीन अनुभव, एक्सपीरियंस मिलेगा आपको प्री के पहले, प्री जैसा, ठीक है। और एक ये है, आप लोगों को पता है कि यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए अब 6 महीने का ही समय बचा हुआ है। तो इसके लिए एक बैच 15 तारीख से शुरू हो चुका है प्रीलिम्स के लिए, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये भी अपकमिंग कोर्सेज हैं 2022 का, 2023 का फाउंडेशन और प्रीलिम्स के लिए, तो जरूर ध्यान में रखेंगे। बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश इस तरीके के इसमें कोर्सेज हैं। किसी भी कोर्स में एडमिशन लेंगे, कोड जरूर ध्यान में रखेंगे, स्वदीप। स्वदीप डालेंगे तो आपको इसमें फीस का डिस्काउंट मिलेगा। जो मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे ही कोड का इस्तेमाल करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे आइए।
अब हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे रोजाना 1 बजे हम लोग पढ़ते हैं इस यूट्यूब चैनल पे इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, जो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से है और प्री कम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को ये पढ़ाता हूँ। इसमें प्री और मेंस दोनों के लिए है। हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार की एक क्लास हो चुकी है, मैंने आप लोगों को बताया था कि मूल अधिकार का जो ये टॉपिक है ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, तकरीबन 4 से 5 क्लासेज होंगी। तो पहले दिन वाले क्लास में जो लास्ट डे में मैंने पढ़ाया था, उसमें मूल अधिकार के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया था। आज मूल अधिकार के और आगे के टॉपिक को शुरू करेंगे, इसलिए पार्ट 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो एक करते हुए चलेंगे। तकरीबन 3 से 4 दिन लगेंगे मूल अधिकार को कंप्लीट कराने में। तो ध्यान से देखिए क्या क्या चीजें हैं, देखते हुए पढ़ते हुए चलिए। बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही सरल तरीके से लिखा हुआ। क्या कह रहा है? मौलिक अधिकार। आप लोगों को पता है कि संविधान, हमारा भारतीय संविधान हमको हमारे जीवन को जीने के लिए हमको कुछ मूल अधिकार दिए हैं, फंडामेंटल राइट। तो क्या है देखेंगे, एक एक करके धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे क्या है कैसे है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार क्या है, ये देखिए कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार, ठीक है, 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। पहले दिए गए थे 7 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा जो एक संपत्ति का अधिकार था हमारे 7 मौलिक अधिकारों में से, इस मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। तो अब हमारे लिए केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। हमारे भारतीय संविधान में जो संपत्ति का अधिकार था वो अब यहां से समाप्त कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा, ये ध्यान में रखेंगे। अब संपत्ति का अधिकार केवल एक विधिक अधिकार के रूप में है, और इस प्रकार अब भारतीय नागरिकों को आगे लिखे हुए 6 अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन सा? ये प्रदत्त है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक प्रवत्त हो गया है। तो कौन कौन से है ये देखिए, मौलिक अधिकार को कौन कौन से हमको प्राप्त है। पहला है समानता का अधिकार, ठीक है। ये अभी हम इसके बारे में हम लोग और डिटेल से पढ़ते हुए चलेंगे, पहले आप ये समझ लीजिए कौन कौन सा है। ठीक, क्या कह रहा है, कौन सा 6 अधिकार अभी हमको फिलहाल में प्राप्त है। समानता का अधिकार, इसके संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में समानता के अधिकार की बात की गई है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार की बात अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में की गई है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है, ठीक है। और धार्मिक स्वतंत्रता पर का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में अनुच्छेद 29 और 30। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। तो ये 6 मूल अधिकार हमको भारतीय संविधान द्वारा हमारे भारतीय नागरिकों को, हम लोगों को प्रदान किए गए हैं। यहाँ पे आप पढ़ लीजिए क्या क्या चीजें हैं। समता के अधिकार में जो 6 हम लोग मौलिक अधिकार पढ़े, इस अधिकार में क्या क्या चीजें उल्लिखित हैं पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आराम से डिटेल से एक एक करके पढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। जो समता का अधिकार है, यानी समानता का अधिकार भी इसको कहते हैं, समानता का अधिकार या समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। तो क्या है ये ध्यान से देखिए। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 14 में क्या कि विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, यानी लॉ, कानून के समक्ष हमारी क्या समानता और कानून के द्वारा हमारा संरक्षण क्या है, अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में हम लोग देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये हम लोग देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 15 में। अगला है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में बात करेंगे अनुच्छेद 16 में। और अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत और उसका आचरण, ये हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 17 में। और अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है सेना या विद्या संबंधित सम्मान के लिए सेवाएं और सभी उपाधियों पर रोक, ये हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 18 में। यानी अनुच्छेद 14 से लेकर जो 18 हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारे समानता के अधिकार के बारे में बात किया गया है कि कानून के समक्ष हमारी समानता संरक्षण क्या है, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात, छुआछूत और उसके अंत के बारे में, और सेना और उपाधियों के समापन के बारे में, सारे आर्टिकल के बारे में यहाँ पे बात की जाएंगी। आगे देखिए,
दूसरा जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक के बीच में है, इसमें क्या हम लोग देखेंगे, अनुच्छेद 19 में हम लोग देखेंगे 6 अधिकारों की सुरक्षा। कौन कौन सा? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की कहीं पे स्वतंत्रता, संघ की स्वतंत्रता, संचरण करने की स्वतंत्रता, कहीं भी विचरण करने की, घूमने की, निवास करने की स्वतंत्रता और वृत्ति, ये हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 19 में। ठीक है। अनुच्छेद 20 में हम लोग देखेंगे अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 में देखेंगे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये सब जब एक एक करके हम लोग इन अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 से 22, तो और भी डिटेल से पढ़ेंगे। और इसमें देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21, और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से भी संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 22। तो ये 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग देखेंगे। आगे देखिए, अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 और 24 में है। तो अनुच्छेद 23 है बलात् श्रम का प्रतिषेध, आप जबरदस्ती किसी से श्रम नहीं करवा सकते, मजदूरी नहीं करवा सकते, उससे संबंधित। अगला है 24 में कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, कारखानों वगैरह में बाल मजदूरी, बाल श्रम, इन सब के बारे में प्रतिषेध है, अनुच्छेद 24। आगे देखिए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। तो क्या कह रहा है अनुच्छेद 25 में कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, की कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को अपने अंतर मन से मान सकता है, उसको उसका आचरण, उसका प्रचार कर सकता है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, कोई भी व्यक्ति जिस भी धर्म का हो अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकता है अच्छे से, अनुच्छेद 26 के तहत। अनुच्छेद 27 में है किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 28 में है कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना के उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, के शिक्षा संस्थाओं में भी धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना के बारे में पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में भी स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 के तहत। आगे देखिए, अगला है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 29 और 30 में है, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। इसमें अनुच्छेद 29 में क्या देखेंगे, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा, जो भी माइनॉरिटीज है उनके बारे में। और अनुच्छेद 30 में है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का जो अधिकार है वो। अगला है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत क्या अनुच्छेद 32 में मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए, कुछ मूल अधिकार को अगर जो चेंज होगा उसमें उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार अनुच्छेद 32 के द्वारा मिलता है। और इसमें शामिल के क्या क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, अनुच्छेद 32 के तहत। इसके बारे में हम लोग डिटेल से जब एक एक अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल से देखते हुए चलेंगे। आगे देखिए, इसमें और क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, ये कि हमारे मौलिक अधिकार कुछ हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं, जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, जो केवल भारत के नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त है, भारत के नागरिकों को, तो उन अधिकारों के बारे में कह रहा है कि भारत के नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त है मूल अधिकार, और विदेशियों को नहीं प्राप्त है। और दूसरे साइड क्या कह रहा है, एक अंतर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही आसान शब्दों में, कि नागरिकों एवं विदेशियों को प्राप्त अधिकार, जैसे शत्रु देश के लोगों को छोड़कर, कि जो विदेशी नागरिक है भारत में उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त है, या जो भी विदेशी भारत के नागरिक हैं उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त है, शत्रु देशों को छोड़ करके, जिन देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं है उनको छोड़ करके। तो इस साइड के कॉलम में दिया हुआ है ये, और इस साइड के कॉलम में दिया हुआ है भारत के नागरिकों को, और यहाँ पे विदेशी नागरिकों को। तो ध्यान से पढ़िए क्या है, भारतीय नागरिकों को क्या है, केवल धर्म, मूल, वंश, जाति और लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15 के आधार पर भारत के नागरिकों को। और लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का जो अधिकार अनुच्छेद 16 ये भी भारत के नागरिकों को प्राप्त है। विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण, निवास या संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत ये भी भारत के नागरिकों को प्राप्त है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29
ये भी भारत के नागरिकों को, और अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार अनुच्छेद 30 ये भी भारत के नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, ये विदेशियों को ये सारे अधिकार प्राप्त नहीं है, ध्यान में रखेंगे। इस साइड के कॉलम को देखिए, जो विदेशियों और विदेश के जो हमारे नागरिकों को, विदेश के नागरिकों को भी प्राप्त है शत्रु देशों को छोड़कर। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और संरक्षण, ये भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 ये भी भारत के नागरिक और विदेश के नागरिकों दोनों को प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 ये भी भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेश के नागरिकों को प्राप्त है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 क ये भी भारत और विदेश दोनों के नागरिकों को। कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी से संरक्षण अनुच्छेद 22 ये भी विदेशी नागरिकों को प्राप्त है भारत के साथ साथ। बाल श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध अनुच्छेद 23 ये भी दोनों नागरिकों को प्राप्त है, भारत और विदेश के। अब ये तो है, अब इधर ये वही सेम चीजें कि अब और कौन कौन सी चीजें प्राप्त है भारत के साथ साथ विदेश के नागरिकों को। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिशत, कि कारखानों वगैरह में बच्चों से कार्य नहीं कराया जाएगा। अनुच्छेद 25 धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता, ये विदेशी और देशी दोनों नागरिकों को है। धार्मिक संस्थानों के संचालन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 भारतीयों को तो है ही है, साथ में विदेशी नागरिकों को भी है। किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट, ये भी विदेशी नागरिकों को अनुच्छेद 27 के तहत। अनुच्छेद 28 कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 ये भी विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। तो चार्ट आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, ये क्योंकि ये चार्ट में अभी जब पीडीएफ अपलोड कर दूंगा तो आप लोग के लिए फायदेमंद होगा। जरूर ध्यान से रखिएगा, एक साथ ही आप लोग देख लेंगे कि हमारे मूल अधिकार में से कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है और कुछ ऐसे हैं जो भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। अब जो हमारा पहला अधिकार था समानता का अधिकार, इसके बारे में देखिए क्या क्या कह रहा है। समानता के अधिकार में हमने क्या क्या चीजें देखी थी, आप लोग को याद होगा तो यहाँ पे देखिए ये जो चार्ट है एक बार देख लीजिए आप लोग क्या कह रहा है। समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में ये जो 5 चीजें मैंने बताई ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी क्या क्या चीजें कह रहा है देखिए। तो पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक ये समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार, समता का अधिकार, कुछ भी लिखा हो ये दोनों एक ही है। अनुच्छेद 14 से 18 तक तो क्या कह रहा है अनुच्छेद 14 कि विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, ये कानून के समक्ष हमारी समानता और संरक्षण के बारे में क्या बात कर रहा है अनुच्छेद 14 के तहत। ये देखिए कि अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। कानून के समक्ष वो अपनी बात को रख सकता है और कानून भारत के राज्य के किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति को संरक्षण भी प्रदान करेगा और प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी सब पर यह अधिकार लागू होता है। अनुच्छेद जो 14 है, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण भारतीय नागरिकों के ऊपर तो लागू होगा, साथ ही भारतीय नागरिक के साथ अगर विदेश का भी नागरिक है तो उस पर भी ये अधिकार लागू होगा कि हमारे कानून के समक्ष उसकी समानता और उसकी संरक्षण का ध्यान रखा जाएगा। और इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति अर्थात संवैधानिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां या किसी भी अन्य तरह का विधिक व्यक्ति सम्मिलित है। यानी जो व्यक्ति में जो विधिक व्यक्ति का जिसमें जो विधि के समक्ष लिखा है या विधिक जो भी व्यक्ति है उसके अंदर अगर कोई संवैधानिक निगम हो, कंपनी का व्यक्ति हो, कोई भी समिति या किसी भी तरह का व्यक्ति हो, वो सब इसमें शामिल है। आगे देखिए, और जो विधि के समक्ष समता वाली बात कहा है इसमें अनुच्छेद 14 में कि विधि के समक्ष समता या विधि के समक्ष समानता, इसका क्या मतलब होता है ये पढ़िए। क्या है विधि के समक्ष समता या समानता?
कि ब्रिटिश राज व्यवस्था से प्रभावित इस सिद्धांत का प्रयोग संविधान विशेषज्ञ डायसी ने किया था। सबसे बड़ी बात तो ये ध्यान में रखिए, जो विधि के समक्ष समता है, ये हमारे भारतीय संविधान में कहां से, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। विधि के समक्ष समता वहां से लिया गया है। और किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, कि भारत का चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। कानून के नजर में सभी लोग समान हैं, यही कहता है विधि के समक्ष समता या समानता, के कानून के नजर में सभी लोग समान हैं, किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। और विधि के समक्ष समानता की बात ब्रिटेन से लिया गया है हमारे संविधान में, यानी कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। कानून सभी व्यक्ति के लिए एक समान है, चाहे वो कोई हो, चाहे वो भारत का प्रधानमंत्री हो या भारत का मजदूर हो। भारत का जो कानून है वो सबके लिए एक समान है। क्लियर? आगे देखिए, प्रत्येक व्यक्ति ऊंच नीच या अन्य किसी भी भेदभाव के बिना देश की सामान्य विधि के अधीन है। जो हमारे देश का सामान्य कानून है, उसके अलावा हमारे देश का व्यक्ति कोई भी उसके बीच में भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात का नहीं होगा। कानून सबके लिए समान है और समान न्यायालय के न्यायिक अधिकारता के अधीन है। और जो न्यायालय है उसके न्यायिक अधिकारता सबके लिए अधीन है, सभी लोग उसके अधीन में आएंगे। और देखिए विधि के समक्ष समानता में और क्या बात कह रहा है, कि विधि यानी कानून मुख्यमंत्री और सामान्य व्यक्ति में अथवा मुख्य सचिव और साधारण लिपिक में कोई अंतर नहीं करती है। यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य के लिए उत्तरदायी है और कानून सबके लिए एक बराबर है। क्लियर? मतलब मुख्यमंत्री का काम है तो अपना करेगा, समान व्यक्ति का जो काम है अपना काम करेगा, लेकिन सब अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन कानून सबके लिए एक बराबर है। ठीक? और यह अवधारणा नकारात्मक प्रकृति की है, क्योंकि इसके तहत किसी भी विशेष अधिकार को स्वीकार नहीं किया गया है। तो ये चीजें जरूर ध्यान में रखिएगा। विधि के समक्ष समानता। अब विधि का समान संरक्षण क्या है, इसके बारे में देखिए कि विधि का समान संरक्षण, तो इसके बारे में ध्यान में रखिएगा कि ये अमेरिका से लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में। अमेरिका से लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में। जैसे कि विधि के समान जो समानता है विधि के सामने, वो लिया गया ब्रिटेन से। और विधि का समान संरक्षण ये कहां से लिया गया है, अमेरिका से। क्या कह रहा है यह संकल्पना, अमेरिकी संविधान व्यवस्था से प्रभावित है। और इसका आशय यह है कि जो समान है उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा और जो असमान है उसके साथ असमान व्यवहार किया जाएगा। यानी विधि के समान संरक्षण का मतलब कि जो लोग एक समान हैं, इसका अर्थ है उसके लिए समान व्यवहार, और जो लोग असमान है असमान व्यवहार। जैसे कि यह समान व्यवहार जो है संवैधानिक गारंटी देता है वे सभी व्यक्ति जो एक सी परिस्थितियों में हैं एक से नियमों से शासित होंगे। अगर कोई भी व्यक्ति एक से जैसी भी परिस्थिति में है उनके द्वारा उनके लिए एक ही नियम बनाया जाएगा। कि समान संरक्षण का सिद्धांत असमान व्यक्तियों को सुविधाएं अवसर प्रदान करके राज्य द्वारा सकारात्मक कार्य किए जाने की अपेक्षा करता है। जैसे कि हमारा जो समाज है, समाज में समान और असमान का मतलब है कि कुछ भी व्यक्ति हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या जो बैकवर्ड एरियाज में है, तो उनके लिए जो नियम और कानून बनाया जाएगा वो अलग होगा, और उस तरीके के जितने भी व्यक्ति उसके अंतर्गत आएंगे वो सब उसके द्वारा आएंगे, और जो उससे ऊपर है उनके लिए अलग। ऐसा नहीं कि कोई भी छूट या कानून के द्वारा जो भी संरक्षण मिलेगा वो सबके लिए होगा। अलग अलग व्यक्तियों पे अलग अलग प्रकार का संरक्षण और सुविधाएं हैं। इस सिद्धांत का आशय यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति पर समान रूप से टैक्स लगाया जाएगा। टैक्स के उदाहरण पर भी ले सकते हैं कि सभी व्यक्ति पर समान रूप से टैक्स नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए ये नियम बनाया जाता है कि जब की वार्षिक कमाई अगर किसी व्यक्ति की एक आधार पे कि मान लीजिए इतनी है तो उस पर टैक्स दिया जाएगा, तो उस आधार पे है। और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है अलग टैक्स देते हैं, सामान्य व्यक्ति अलग टैक्स देता है, जिसके पास कुछ नहीं हो टैक्स नहीं देता है। वही एक कह रहा है, किंतु यह अर्थ है कि समान व्यक्तियों पर समान मानक कर लगाया जाएगा। जो समान व्यक्ति उसमें समान टैक्स होगा। उदाहरण स्वरूप प्रगतिशील करारोपण एवं आरक्षण का सिद्धांत। और आशा यह है कि यदि विभेदकारी वर्गीकरण के लिए युक्त आधार है तो समक्ष विधानमंडल को यह हक है कि ऐसी जिम्मेदारी का व्यवहार वह कर सकता है। और क्या कह रहा है विधि के समक्ष विधि का समान संरक्षण में,
उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि जहां समान एवं असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होता हो वहां अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। यद्यपि अनुच्छेद 14 श्रेणी विधान को अस्वीकृत कर सकता है और यह विधि द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं और लेन देन के तर्कसंगत वर्गीकरण को स्वीकृत करता है, लेकिन वर्गीकरण विवेक शून्य बनावटी नहीं होना चाहिए बल्कि विवेकपूर्ण और सशक्त और पृथक होना चाहिए। तो इस संरक्षण और उसके समानता में जरूर ध्यान में रखिएगा। अब यहीं पे बात कर रहा है विधि के शासन की, रूल ऑफ लॉ के। क्या है रूल ऑफ लॉ? विधि का शासन क्या है, ध्यान से देखिए। ब्रिटिश न्यायवादी एवी डाइसी का मानना है कि विधि के समक्ष समानता का विचार विधि का शासन के सिद्धांत का मौलिक तत्व है और इस संबंध में उन्होंने 3 अवधारणाएं प्रस्तुत की। जो रूल ऑफ लॉ है ये किसके तहत? विधि के समक्ष समानता के तहत है। क्या? और इसके लिए 3 अवधारणाएं क्या क्या? कि इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति, अर्थात किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता। कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर वो कानून का उल्लंघन करता है तभी इसको दंडित किया जाएगा। और विधि के समक्ष समता अति आवश्यक है। कोई व्यक्ति अमीर गरीब हो, ऊंचा नीचा हो, अधिकारी हो या गैर अधिकारी हो, कानून के ऊपर नहीं है। यह है रूल ऑफ लॉ। और क्या कह रहा है इसमें? व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता, अर्थात संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है जैसा कि न्यायालयों द्वारा इसे परिभाषित और लागू किया जाता है, न कि संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। और क्या कह रहा है? पहले एवं दूसरे कारक ही भारतीय व्यवस्था में लागू हो सकते हैं, तीसरा नहीं हो सकता। ये जो तीसरा है भारतीय व्यवस्था में पहले और दूसरे ही, और भारतीय व्यवस्था में संविधान ही भारत में व्यक्तिगत अधिकार का स्रोत है। और सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उल्लिखित विधि का शासन ही संविधान का मौलिक तत्व है, इसलिए इसे किसी भी तरह यहां तक कि संशोधन के द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। क्लियर? आगे देखिए। अब इस समानता के कुछ अपवाद भी है। क्या है अपवाद? इनके बारे में देख लीजिए। कुछ है अपवाद। विधि के समक्ष समता का नियम पूर्ण नहीं है तथा इसके लिए कई संवैधानिक निषेध या अन्य अपवाद है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। क्या? भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को अनुच्छेद 361 के अंतर्गत निम्न शक्तियां प्राप्त है। कुछ विशेष शक्तियां हैं भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों को, क्योंकि ये पूर्ण रूप से ये अपवाद है, ये नियम पूर्ण रूप से लागू नहीं होता। कुछ अपवाद है, जैसे हमारे भारत का राष्ट्रपति और हमारे भारत के राज्यपाल, इनको कुछ अनुच्छेद 361 के तहत इनको कुछ शक्तियां दी गई हैं। क्या? राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य या लिए गए किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही प्रारंभ या चालू नहीं रखी जाएगी। इसका मतलब क्या है पहले और दूसरे पॉइंट का, कि हमारे किसी भी राज्य का राज्यपाल हो या हमारे भारत के राष्ट्रपति, इन्होंने अपने कार्यकाल में किसी भी कार्य के लिए या कोई भी निर्णय अगर इन्होंने दिया है तो ये देश के न्यायालय के प्रति ये लोग जवाबदेह नहीं है। न्यायालय हमारे राष्ट्रपति और राज्यपाल से जवाब नहीं मांग सकता है। दूसरा, कि अगर ये अपने पदावधि के दौरान, अगर ये कोई भी न्यायालय जो है अगर ये अपने पद पे विराजमान है, भारत का राष्ट्रपति और राज्यपाल, तो इन दोनों के विरुद्ध कोई भी न्यायिक कार्यवाही नहीं किया जा सकता। ठीक, आगे देखिए। और क्या कह रहा है इसमें, कि राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती। जब तक ये दोनों अपने पद पे विराजमान हैं तो इनकी गिरफ्तारी भी नहीं की जा सकती या इनको कारावास भी नहीं हो सकता। राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य से किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में दीवानी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। हाँ, यदि इस प्रकार का कोई मुकदमा चलाया जाता है तो उन्हें इसकी सूचना देने के 2 माह के बाद ही ऐसा किया जा सकता है। इस तरीके का कोई तो मुकदमा नहीं चलेगा दीवानी का, अगर चलाया भी जाएगा तो उनको 2 महीने पहले इसकी सूचना दी जाएगी। और क्या कह रहा है, कि कोई भी व्यक्ति यदि संसद के या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों या दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य
ठीक है। सत्य कार्यवाही से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र में, रेडियो में या टेलीविजन में करता है तो उस पर किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी का मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकेगा। अनुच्छेद 361 क के तहत कि कोई भी व्यक्ति यदि संसद के या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों या दोनों में से किसी एक सदस्य का मतलब कि किसी में से दोनों में से किसी एक का सदस्य है तो ठीक है, और उसकी कार्यवाही से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र में, रेडियो या टेलीविजन में अगर वो करता है तो उस पर किसी प्रकार की सारी चीजें नहीं होंगी। और संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई भी नहीं की जाएगी, अनुच्छेद 105 के तहत। और अपवाद में क्या क्या चीजें हैं कि राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी भी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, अनुच्छेद 194। और क्या कह रहा है इसमें कि अनुच्छेद 31 ग और अनुच्छेद 14 का अपवाद है। जो अनुच्छेद 31 ग है वो अनुच्छेद 14 का अपवाद है। और अनुच्छेद 31 ग के अनुसार किसी राज्य विधानमंडल द्वारा नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के संबंध में यानी डीपीएसपी के संबंध में अगर यदि कोई नियम बनाया जाता है जिसमें अनुच्छेद 39 की उपधारा ख या उपधारा ग का समावेश है, आर्टिकल हम लोग आगे पढ़ेंगे, आप लोग तब तक बेयर एक्ट में देखिएगा कि इसमें क्या कह रहा है, तो उसे अधिकार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। और इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि जहां अनुच्छेद 31 का आता है वहां से अनुच्छेद 14 चला जाता है। ठीक। और अपवाद में क्या कह रहा है कि विदेशी संप्रभु मतलब कोई शासक, राजदूत या कूटनीतिक व्यक्ति दीवानी या फौजदारी मुकदमों से मुक्त होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसकी एजेंसियों को भी कूटनीतिक उन्मुक्ति प्राप्त है। ये सब विधि के समझ जो समता है उसका अपवाद। कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध जो अनुच्छेद 15 है, क्या क्या कह रहा है अनुच्छेद 15, ये देखिए, जो कि धर्म और मूल वंश जाति इन सब के बारे में बात क्या कह रहा है। अनुच्छेद 15 कुछ आधारों पर विभेद, क्या ये क्या प्रतिषेध है, रोक है क्या। अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य के नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर के विभेद नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा अनुच्छेद 15 के तहत। और इसमें दो कठोर शब्दों की व्यवस्था है, क्या, विभेद और केवल। और विभेद का अभिप्राय किसी भी जिट विपरीत मामला या अन्य के प्रति उसके पक्ष में न रहना। ठीक है, किसी के भी विरुद्ध विपरीत मामला। और केवल शब्द का अभिप्राय है कि अन्य आधारों पर मतभेद किया जा सकता है। ठीक है, विभेद का मतलब कि किसी भी प्रकार का कोई भी मामला है उसके विपरीत नहीं होगा और उसके अन्य के पक्ष में नहीं, और केवल का अभिप्राय है कि अन्य आधारों पर भेद। और अनुच्छेद 15 की दूसरी व्यवस्था में कहा गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर जैसे दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या जो पूर्णतः या भागता, ठीक है, या राजनिधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घरों मनोनिर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। यह प्रावधान राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है। ठीक है ना, ये। और प्रावधान में केवल राज्य के विरुद्ध ही प्रतिषेध का वर्णन था और विभेद से प्रतिषेध के सामान्य नियम के 3 अपवाद भी हैं। कौन कौन से हैं ये देखिए। और कि राज्य को इसकी अनुमति होती है कि वह बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे। उदाहरण के लिए स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था एवं बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था शामिल। ये अपवाद है। राज्य को इसकी अनुमति होती है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करे। उदाहरण के लिए विधानमंडलों में सीटों का आरक्षण एवं सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थाओं में छूट इसमें शामिल है शुल्क से। तीसरा क्या कह रहा है
कि राज्य को यह अधिकार है कि वह सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकता है, और ये शैक्षणिक संस्थान राज्य के अनुदान प्राप्त निजी या अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। राज्य इस तरीके का नियम बना सकता है शैक्षणिक संस्थानों पे। आगे क्या कह रहा है, अंतिम प्रावधान को संविधान के 93वें संशोधन 2005 द्वारा शामिल किया गया है, ये जो राज्य का शिक्षा से संबंधित था, और इस प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2006 पारित किया है, जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 27% सीटें आरक्षित की गई हैं, और इनमें आईआईटी एवं आईआईएम जैसे संस्थान भी शामिल हैं। और अप्रैल 2008 में उच्चतम न्यायालय ने दोनों अधिनियमों की वैधता पर मुहर लगा दी है, लेकिन न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह इसमें क्रीमी लेयर के सिद्धांत का पालन करे। ये ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर आता है, जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं उनको ये आरक्षण नहीं, जो नहीं आते उनको मिलेगा। आगे देखेंगे इस सारे शब्दों को। और क्या कह रहा है इस पे कि पिछड़े वर्ग के विभिन्न तबकों के छात्र क्रीमी लेयर में आते हैं, जिन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये तबके क्या है क्रीमी लेयर के, ये देखिए। संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति जो क्रीमी लेयर में आएंगे, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि, ये लोग क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। और देखिए दूसरा, वर्ग ए या ग्रुप ए तथा ग्रुप ए की जो सेवा के क्लास 2 के अधिकारी, यानी ग्रुप ए के अधिकारी और ग्रुप बी के भी सेवा के जो सेकंड क्लास के अधिकारी हैं, वो जो कि केंद्रीय या राज्य सेवा में है। और इसके अलावा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों जैसे बैंकों, बीमा कंपनियों, विश्वविद्यालयों आदि में पदस्थ समकक्ष अधिकारी आदि, और यह नियम निजी कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों पर भी लागू होता है। ये लोग क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। और सेना में कर्नल या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी, या नौसेना, वायुसेना, अर्ध सैनिक बलों के समान रैंक का अधिकारी, यानी कर्नल या उसके ऊपर का, डॉक्टर, अधिवक्ता, इंजीनियर, कलाकार, लेखक, सलाहकार आदि प्रकार के जो पेशेवर हैं, ये सभी क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। और क्या क्या कह रहा है, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग में लगे हुए व्यक्ति भी क्रीमी लेयर में, और शहरी क्षेत्रों में जिनके पास भवन है तथा जिनके पास एक निश्चित सीमा से अधिक की कृषि भूमि है या रिक्त भूमि रखने वाले हैं, खाली भूमि है, वो लोग भी क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। और जिन लोगों की सालाना आय 6 लाख से अधिक है या जिनके पास एक छूट सीमा से अधिक संपत्ति है, वो सभी क्रीमी लेयर के अंतर्गत, उन लोगों को ये छूट नहीं मिलेगा। अब अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। यह है अनुच्छेद 16। क्या कह रहा है ये देखिए, अनुच्छेद 14 पढ़ा हमने, 15 पढ़ा, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति, राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता की बात करता है, और ये कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति या नियोजन ये सभी नागरिकों को मिलेगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के साधारण नियम में 3 अपवाद भी हैं। क्या क्या? पहला है, संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है कि ये यहाँ के निवासी हैं, इस राज्य के निवासी हैं, इनके लिए सभी को मिलेगा, किसी विशेष क्षेत्र पे हो जाता है विशेष रोजगार में। जैसा कि सार्वजनिक रोजगार जिसमें निवास की जरूरत हो, अधिनियम 1997 कुछ वर्ष बाद 1974 में समाप्त हो गया था, और इसमें आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में यह व्यवस्था नहीं है। ठीक है। और क्या कह रहा है, अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत। इसके बारे में, छुआछूत के अंत के बारे में अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था, और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध भी करता है कि किसी भी रूप में छुआछूत नहीं, अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निरुयोग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि द्वारा अनुसार दंडनीय होगा। 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में मौलिक मूलभूत संशोधन किया गया, और इसका नया नाम नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 में दिया गया, तथा इनमें विचार कर दंड के उपबंध को और भी सख्त बनाया गया, और अधिनियम में अस्पृश्यता के प्रत्येक प्रकार को समाप्त करते हुए अनुच्छेद 17 में इसकी व्यवस्था की गई। ठीक है, अनुच्छेद 17 के तहत सभी प्रकार के छुआछूत का अंत। आगे क्या,
अस्पृश्यता शब्द को न तो संविधान में और न ही अधिनियम में परिभाषित किया गया है। हालांकि मैसूर उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के मामले में व्यवस्था दी है कि शाब्दिक एवं व्याकरणीय समझ से परे इसका प्रयोग ऐतिहासिक है और इसका संदर्भ है कि कुछ वर्गों के लोगों को उनके जन्म एवं कुछ को जातियों के आधार पर सामाजिक निर्योग्यता ये माना जाता है। ये विशेष रूप से संविधान में परिभाषित नहीं है अस्पृश्यता का अर्थ क्या होता है। अतः यह कुछ व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार और धर्म संबंधी सेवाओं इत्यादि से इनका बहिष्कार नहीं है। यह अधिनियम निम्नलिखित को अपराध मानता है। इसके तहत ये निम्नलिखित चीजें हैं जिनको अपराध माना गया है। क्या कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना या कहीं पर पूजा करने से रोकना ये छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत है। ये सब अपराध है। बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कहा गया है कि अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है। उसमें छुआछूत है, किसी भी प्रकार से भेदभाव, परंपरागत, धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराया गया है। मतलब परंपरागत दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से या दार्शनिक, इन सब दृष्टि से। ठीक है। किसी दुकान में, होटल में या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश से इनकार करना ये सब अपराध की श्रेणी में है। अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति की बेइज्जती भी करना छुआछूत के आधार पर है। अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों या छात्रावासों में सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश से अगर रोका जाता है तो ये सब भी अब इसके अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आते हैं। और क्या कह रहा है इसके अंतर्गत? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मानना। अगर आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानते हैं तो ये भी अपराध है। और किसी भी व्यक्ति को सामान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना, जो सभी के लिए है। अगर किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से सेवाएं देने से रोका जाता है तो ये सब इसके तहत अपराध। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 17 के तहत यह व्यवस्था दी है कि यह अधिकार निजी व्यक्ति और राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा कि इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए जरूर कदम उठाए। मतलब राज्य का भी है और जिस व्यक्ति के खिलाफ ये चीजें हो रही हैं वो व्यक्ति खुद इसके खिलाफ आवाज उठा सकता है। और इसके लिए क्या है कि 1976 में अनुच्छेद 17 को और अधिक रूप में निम्न तरीके से विस्तृत किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 17 को 1976 में क्या, ये देखिए कि अनुसूचित जाति के किसी सदस्य का अस्पृश्यता के आधार पर अपमान करना उसके तहत कहा गया है। किसके तहत? यहाँ पे देख लीजिए फिर से 1976 में अनुच्छेद 17 को और भी निम्न तरीके से 1976 में जो अधिनियम है ये देखिए आगे। ठीक। और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को उपदेश देना, ये सारे मामले इतिहास, दर्शन या धर्म के आधार पर जाति व्यवस्था की परंपरा के आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना। दांडिक अभिशास्ति को बढ़ाकर यह बंद किया गया है कि पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए दंड 1 से 2 वर्ष तक का कारावास हो सकेगा। ख अस्पृश्यता के लिए अपराध के लिए दोष सिद्धि व्यक्ति संघ या राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए निर्हित होगा। और क्या कह रहा है? यदि अनुसूचित जाति का कोई सदस्य किसी निर्योग्यता या विभद्र का शिकार होता है तो न्यायालय जब तक प्रतिकूल साबित न किया जाए तब तक यह उपधारण करेगा कि ऐसा कार्य अस्पृश्यता के आधार पर ही किया गया है। और दूसरे शब्दों में ऐसे मामलों में इस अधिनियम के अधीन अपराध किए जाने के लिए कानूनी उपधारणा भी होगी। अगला है अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 जो समानता के अधिकार का है 14 से 18 तक। तो उपाधियों का अंत क्या है? अनुच्छेद 18 में उपबंध है कि सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य अन्य कोई उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता। राज्य जो है सेना या विद्या से ही संबंधित अगर कोई उपाधि है तो ही दे सकता है। इसके साथ ही भारत का कोई नागरिक बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। और इसके अलावा अनुच्छेद 18 में क्या है कि कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से, विदेशी देशों से भारत के राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। और अनुच्छेद 18 की उपयुक्त व्याख्या के बावजूद भारत में 1950 से ही भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री आदि उपाधियां भारत सरकार के द्वारा प्रदान की जाती रही हैं। ठीक। और क्या कह रहा है? मार्च 1977 में जनता पार्टी की सरकार के गठन के बाद महान्यायवादी ने परामर्श दिया, अटॉर्नी जनरल ने, कि ये उपाधियां अनुच्छेद 18 की धारा 1, 2, 3 के शब्दों तथा भावना के अनुरूप नहीं है
अतः जुलाई 1977 में संसद द्वारा एक विधेयक पारित कर इन उपाधियों को फिर समाप्त कर दिया गया। ठीक है। और 1980 में राजनीतिक स्थिति में पुनः परिवर्तन के बाद संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर पुनः इस प्रकार की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ कर दिया गया 1980 में फिर से। ये हमारा जो पहला आर्टिकल था, जो पहला हमारा मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, इसके बारे में आज हमने पढ़ा। कल फिर हम लोग अपना आगे का देखेंगे और भी जो मूल अधिकार एक एक करके। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसे फॉलो कर लेंगे। ये अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, इसे भी आप लोग फॉलो कर लेंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है। और एक क्लास रोजाना 1 बजे से होती है 1 PM से। तो चलिए फिर कल 1 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।